सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 21 जनवरी, और आज हम सभी 21 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 20 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 5वीं बार जो विजय हजारे ट्रॉफी है, इसका खिताब किसने जीता था? तो ये दोस्तों कर्नाटक ने जीता था। जबकि फाइनल में हराया किसको था? तो विदर्भ को। अंतरिक्ष में भी 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला दुनिया का जो चौथा देश है, ये कौन सा बना था? तो अपने प्यारा भारत। अभी पहले खो खो विश्व कप 2025 के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसका जो आयोजन है ये भी नई दिल्ली के अंदर किया गया था। और इसमें दोस्तों जो महिला फाइनल के खिताब की बात करें, चाहे बात करें पुरुष फाइनल की, दोनों ही जो खिताब है ये भारत की टीम ने जीते हैं। और जबकि फाइनल में हराया किसको है? तो नेपाल को। अभी केंद्र सरकार ने कौन से वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? तो 8वें वेतन आयोग को। इंडियन ओपन बैडमिंटन में मैंने आप लोगों को पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब बताया था। तो पुरुष एकल तो खिताब जीता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने। और जबकि महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता था? तो दक्षिण कोरिया की एनसी यंग ने। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडिया इंडेक्स बताई थी मैंने आपको 2025, इसमें भारत किस स्थान पर रहा था? तो दूसरे स्थान पर। आईसीसी ने भी अंडर 90 महिला जो T20 विश्व कप है 2025, इसकी शुरुआत किस देश में की है? तो मलेशिया के अंदर। सीआरपीएफ के भी मैंने आपको नए महानिदेशक बताए थे, ये भी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए। अभी किस स्पेस कंपनी ने जो न्यू ग्लैंड रॉकेट है इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो ब्लू ओरिजिन ने। बीसीएसआई के लोकपाल के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया था? तो अरुण मिश्रा को। भारत की पहली मैंने आपको निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बताया था, जिस किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च की गई? तो पिक्सेल के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है 2025, इसका उद्घाटन अभी कहां पर किया था? तो नई दिल्ली के अंदर। आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है, यहाँ पर भी इसरो का तीसरा जो सैटेलाइट लॉन्च पैड है, इसकी लागत कितनी रहने वाली है जिसको स्थापित किया जाएगा? तो 3,985 करोड़ रुपए। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा था, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान है, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में इसका उद्घाटन हुआ है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर के अंदर। आई होप साथियों को 20 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चन हो गए। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में आयोजित जो ला पेरिस अभ्यास है, इसमें भी भारत का जो कौन सा जहाज है ये शामिल हुआ है? तो पहले तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जान लीजिए कि जो ला पेरिस अभ्यास है, इसमें भारत की ओर से आईएनएस मुंबई ने भाग लिया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों, ये जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ला पेरिस 2025, इसका जो आयोजन है ये हिंद महासागर और जो प्रशांत महासागर है इसी के बीच में मलक्का सुंडा और लोम्बोक जो जलडमरू है यहीं पर किया जा रहा है। अभ्यास में साथियों कौन कौन भाग ले रहा है? तो इस अभ्यास में भारत तो अपना भाग ले ही रहा है, और इसके अलावा फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, सिंगापुर और जो कनाडा है, इनकी नौसेना शामिल हुई है। आयोजन कब से लेकर कब तक किया जा रहा है? तो 16 से लेकर 24 जनवरी तक। और अभ्यास का साथियों मकसद क्या है? तो समुद्री की सुरक्षा को मजबूत करना और समुद्री संकटों का सामूहिक रूप से सामना करना। अब ये दोस्तों अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको कुछ अभ्यास से संबंधित क्वेश्चनों को रिवाइज करा देता हूँ करंट अफेयर्स के। जैसे कि दोस्तों याद करिए लेवित अभ्यास के बारे में, ये बात तो मलेशिया के बीच में हुआ था। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास पूछिए आप लोगों से, तो ये बात मलेशिया के बीच में ही हुआ था। कहां पर? तो विशाखापट्टनम के अंदर। मैत्री की बात करें, ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। ओपेक्स अभ्यास पूछिए आप लोगों से, तो भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच में हुआ था। नोमेडिक एलिफेंट की बात करें, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना ओमान की वायुसेना के बीच में होता है। वैसे तो साथियों ओमान और भारत के बीच में जो है ये 3 अभ्यास होते हैं। एक तो नसीम अल वैद, दूसरा होता है अल नाजा, और तीसरा कौन सा है? तो ईस्टर्न ब्रिज। काजिंद अभ्यास की बात करें तो इस बार इसका 8वां संस्करण था, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का आप लोगों से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जनवरी 2025 में जो स्टार्टअप इंडिया है, इसके अभी कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 16 जनवरी 2025 को अभी साथ जो स्टार्टअप इंडिया है, इसके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी।
और स्टार्टअप इंडिया के दोस्तों यदि आप लोगों से पूछे कि शुरुआत कब हुई थी, तो 16 जनवरी 2016 को। और इसका मकसद क्या था, तो देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इस पेयर के तहत जो उद्यमी है, इनको किफायती व्यवसाय वित्त दिया जाता है, यानी कि लोन दिया जाता था। और बाद में 100 से ज्यादा क्या है कि यूनिकॉर्न है। राष्ट्रीय आप लोगों से स्टार्टअप दिवस पूछे, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। अब एक बार दोस्तों हम लोग ये और देख लेते हैं कि सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में पहले स्थान पर कौन से देश है, तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो चीन। और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का साथ आपको जो तीसरा क्वेश्चन है, ये जीआई टैग से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है अभी कहाँ के जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो जीआई टैग है, ये किसी भी उत्पाद को 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और ये कई बार पूछा गया है कि जीआई टैग का जो अधिनियम है, ये कब का था। तो जीआई टैग के साथ जो अधिनियम है 1999 का था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे पहला उत्पाद कौन सा था जिसको जीआई टैग दिया गया था, तो ये 2004 के अंदर पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग चाय थी, इसी को दिया गया था। और अभी हाल ही में जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये अंडमान एवं निकोबार का है, इसको जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी साथ जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2024 के सारे जीआई टैग के बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूँ, महत्वपूर्ण के। तो एक बार दोस्तों आप लोग इस लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट का साथ ही एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रिवीजन के लिए। और पीडीएफ तो क्या है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे ही देता हूँ, तो आप लोग पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा इन सारे जीआई टैग को। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि कादियल साड़ी और जो तांगिल साड़ी है, पश्चिम बंगाल थी, इनको जीआई टैग दिया गया था। गारस साड़ी और कालोनिया चावल, ये पश्चिम बंगाल के, दोनों को जीआई टैग दिया है। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर का था। गरचोल बताया था मैंने आपको, जो कि पारंपरिक हस्तशिल्प पोशाक थी, ये गुजरात की थी, इसको जीआई टैग दिया गया था। लद्दाख की पश्मीना ऑयल को दिया गया था। लाजिया सावरा पेंटिंग और खजूरी गुड़, इनको उड़ीसा से दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको उड़ीसा से बताया था, कुछ सिमलीपाई काई की चटनी है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसको उड़ीसा से दिया गया था। इसके अलावा बेसन के लड्डू की बात करें, हनुमानगढ़ी के हैं, ये उत्तर प्रदेश के, इनको जीआई टैग मिला गया था। जनजाति पोशाक याद करिए, जिसका नाम था रिगनाई पचरा, ये त्रिपुरा से दिया गया था। त्रिपुरा से एक और जीआई टैग दिया गया था, जिसका नाम था आदिवासी पोशाक, जिसका नाम है दीसा। और असम से बात करें तो मांजुली मुखोटा और पांडुलिपि जो पेंटिंग है, इनको जीआई टैग दिया गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जनवरी 2025 में चीन के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी जो उपग्रह, इसका नाम क्या है। तो इसे दोस्तों जो नाम है, ये PRSC-E01 दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए। देखिए सर, 17 जनवरी 2025 को क्या है कि भी चीन ने ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, यहीं से भी पाकिस्तानी उपग्रह जिसका नाम PRSC-E01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और ये साथियों करेगा क्या, तो पृथ्वी का अवलोकन और डेटा का संग्रह। किस रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया है, तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा। हालांकि साथियों इसके अलावा इसमें दो और अन्य उपग्रह लॉन्च किए गए। एक का नाम था टियानलू-1 और दूसरे का क्या नाम था, तो लैटिन-1, लेकिन ये चीन के हैं। और इससे पहले भी क्या है कि 2018 में चीन पाकिस्तान के लिए जो PRSS-1 उपग्रह और PA की TES-1A उपग्रह, इनको भी प्रक्षेपित कर चुका है। चीन की यदि आप लोगों से अंतरिक्ष एजेंसी पूछे कि इसका नाम क्या है, तो CNSA। अब बढ़ते हम लोग आज के पांचवें प्रश्न की ओर। आज का साथियों आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 55वीं जो विश्व आर्थिक मंच है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो वार्षिक बैठक है, ये अभी कहां पर शुरू हुई है। तो ये बैठक साथियों हर साल आयोजित की जाती है और इस बार 55वें नंबर की है। और ये कहां पर शुरू हुई है, तो स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये साथियों जो इस बार बैठक है, ये 20 से लेकर 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर आयोजित की जानी है। हर साल किसी न किसी ये विषय के साथ आयोजित की जाती है। तो 2025 के लिए इसकी थीम क्या है, तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अब बात करते हैं लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो इसकी स्थापना 1971 के अंदर हुई थी और ये एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है। मुख्यालय कहां पर है इसका, तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। अब साथियों वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम है, इसके द्वारा कई रिपोर्टें प्रकाशित की जाती है, जिनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि भी वैश्विक जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी की जाती है।
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, और इसने भी पहली बार 2024 में प्रभावी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी जारी की थी, तो ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों को जो 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन है ये लगातार 2 अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग 6वें क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अभी जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके अंदर जो एमडी और सीईओ है अभी कौन बने हैं? ये बन चुके साथियों अशोक चंद्र। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अशोक चंद्र, जो कि 16 जनवरी 2025 को जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन चुके हैं। अच्छा साथियों, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने अतुल कुमार गोयल का स्थान लिया है। बात करते हैं लोग पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, तो स्थापना इसके 1895 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। और ये क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस पर स्टार मार के कर लीजिएगा। आप लोगों से पूछेगा कि जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय के द्वारा और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। अब एक बार आप लोग बाकी के ऑप्शन और देखिए, जैसे कि साथियों संजय मल्होत्रा, CS शेट्टी साहब, ये भी किसी न किसी के चेयरमैन बने। जैसे कि साथियों जो संजय मल्होत्रा है ये तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है इसके 26वें गवर्नर बने थे शक्तिकांत दास के स्थान पर। और CS शेट्टी की बात करें तो ये अभी मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, ये जो चल्ला श्रीनिवास शेट्टी है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। अब देखिए आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि जो इंडियन बैंक है इसके भी जो नए एमडी और सीईओ है ये भी कौन बने हैं? ये बन चुके विनोद कुमार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये साथी विनोद कुमार, जो कि 16 जनवरी 2025 को जो इंडियन बैंक है इसके नए एमडी और सीईओ बन चुके हैं। बात करते हैं हम लोग इंडियन बैंक के बारे में, तो स्थापना इसकी हुई थी 1907 के अंदर। मुख्यालय पूछे तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर है। और ये और पूछ सकता था साथियों आप लोगों से कि जो इलाहाबाद बैंक है इसका विलय किस में हुआ था? तो इंडियन बैंक के अंदर। अब एक बार बाकी के ऑप्शन और देखें, जैसे कि संदीप बख्शी, शशिधर जगदीशन, ये भी किसी न किसी के एमडी और सीईओ है। जो संदीप बख्शी है ये आईसीआईसी जो आई बैंक है इसके वर्तमान में सीईओ है। शशिधर जगदीशन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है या अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आज का साथ आपको जो 8वां क्वेश्चन है ये एग्रीमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जनवरी 2025 में जो भारतीय ऊर्जा विकास है इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तराखंड ने अभी समझौते ज्ञापन में जो हस्ताक्षर है आइसलैंड के साथ किए हैं। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि जो आइसलैंड की कंपनी है जिसका नाम है वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर, इसी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और उत्तराखंड ने साथियों राजभर में क्या है कि 40 जो भूतापीय स्थल है इसकी पहचान की है। इसका उद्देश्य क्या है? 2070 तक जो कार्बन न्यूट्रलिटी है इसको प्राप्त करना और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके टिकाऊ बिजली उत्पादन ये सुनिश्चित करना है। बात करते हम लोग आइसलैंड के बारे में, तो आइसलैंड की दोस्तों जो राजधानी है रेकजाविक और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो आइसलैंडिक क्रोना यहाँ पर मुद्रा चलती है। और इसी के साथ बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई वर्ल्ड जो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है 2025 ये भी किस संगठन ने जारी की है? तो पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है 2025 ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस रिपोर्ट में कुछ फैक्ट बताए गए, मैं एक बार आपको उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में 140 मिलियन जो है ये बेरोजगार है। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट दर की बात करें तो ये 5% है। और इसमें भी साथ ही युवा बेरोजगारी की बात करें तो 12.6% है, जो कि चिंता का विषय है। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो ये 3.2% रही है और ये पिछले वर्ष की तुलना में कम है, जबकि 2025 में भी इतने ही रहने का अनुमान बताया है। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें
तो इस क्षेत्र में साथ ही खाली 16.2 मिलियन जो है ये नौकरियां हैं। बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। मुख्यालय का है तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर ही। इसके वर्तमान में मेंबर कितने हैं तो 187। और 1969 में क्या है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो डेनिस लॉ है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आप लोगों को यह बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो इनका साथ जो संबंध है ये फुटबॉल से है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इनका भी 84 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। डेनिस लॉ की बात करें तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। और इनको साथ ही 1964 में क्या है कि जो बैलन और अवार्ड है इससे भी सम्मानित किया गया था। और ये अवार्ड जीतने वाले दूसरे ब्रिटिश खिलाड़ी भी बने थे। तो खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि जो डेनिस लॉ है इनके संबंध किस खेल से है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है तो फुटबॉल से। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। ये आज का साथियों का आखिरी क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है यानी कि एनडीआरएफ, इसका जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया गया है। तो हर साल जो एनडीआरएफ है यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका जो स्थापना दिवस है हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और राष्ट्रीय साथियों जो आपदा प्रतिक्रिया बल है इसका गठन कब हुआ था 2006 के अंदर। अभी बाद में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है। देश में जो आपदा प्रबंधन है सामुदायिक जागरूक इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वर्तमान में इसकी यदि आप लोगों से महादेव से पूछें कि ये कौन है तो ये पीयूष आनंद है। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है ये भी किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया। और ये भी बताइएगा साथियों कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा किसका है। खाली उनसे ये एक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में आ गए हैं तो ये भी बताइएगा कि उन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।